हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। आई होप एवरीवन इज़ फिट एंड फाइन। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। और जितने भी भाई बहन, जितने भी मित्र जुड़ चुके हैं, सभी लोग फटाफट सेशन को पहले शेयर कर दें। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेशन लेकर आए हैं, तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग। आज क्या होने वाला है मैं पहले आपको बता दूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस में जो आपका 22 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 2, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास 100 क्वेश्चन थे, मैं पहले बता दूं हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन आज करने वाले हैं। पूरा नहीं, यानी कि आधा। यहाँ पे जो आज हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे बच्चा लोग, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आज हम लोग रीजनिंग तो हल करेंगे एज वेल एज 25 क्वेश्चन जो जीएस के आए थे, जीएस जीके के जो क्वेश्चन आए थे उनको भी आज हम लोग टैकल करने का प्रयास करेंगे। हमारा एक मेन उद्देश्य रहेगा कि रीजनिंग और जीएस के जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल कैसा था। ठीक है, तो हम लोग इन क्वेश्चन को आज ओवरऑल 50 क्वेश्चन आज हम लोग इस सेशन में हल करने वाले हैं। तो आप सभी लोग शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ये जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा एक ही मकसद रहेगा कि पूरे सेशन से कुछ ना कुछ हम लोग सीख कर जाए। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोग के पास एक एनालॉगी का आ चुका है। फटाफट इसका विकल्प चुनिए और उत्तर बताइए। देखो बच्चा लोग, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जो दी गई युग्म की दो संख्याओं से संबंधित है। तो बच्चा सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चीज दिया जा रहा है 13:210, यानी कि 13 और 2000 यानी कि 210 का कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे 13 और 210 यहाँ पे अगर मैं भाग करूँ या गुणा करूँ तो कुछ नहीं बन रहा, यानी कुछ एक्स्ट्रा मुझे माइंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साहब एक बात समझिए, मैं यहाँ पे एक चीज जानता हूँ, 13 का जो अगला अंक होता है साहब वो होता है 14 और 14 का अगला अंक होता है 15। अगर इनका मैं आपस में मल्टीपल कर दूं तो जवाब क्या आ जाता है 210। ठीक है, जैसा कि आप एक बात करिए, एक और इसका तरीका है, आप 210 के फैक्टर करो साहब, आप 210 के फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 3, 5, 2 और 7। तो जब आप इसके फैक्टर्स करते हो तो साहब यहाँ पे आप गौर करिए, आपको दो अंक यहाँ पे मिल जाते हैं 14 और 15 जो 13 के अगले हैं, नेक्स्ट टू नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो भी अंक लिखा उसके नेक्स्ट टू नंबर्स का आपस में मल्टीपल आप कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल जा रहा है साहब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आप जरा चेक करिए, यहाँ पे दे रहा है 7:72। तो साहब एक बात बताओ, 8, 7 का अगला अंक क्या है 8 और 8 का अगला अंक 9, क्या इनका मल्टीपल करने पर 72 मिल रहा है क्या साहब? जी हाँ, 72 मिल रहा है। तो आपका सही उत्तर बंधु कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक ईजी सा और एक अच्छा सा सवाल। ठीक है, और कौन से विकल्प को हमें चुनना है? विकल्प नंबर 3। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। छोटा सा और सरल सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आपके स्क्रीन पर है, हल करिए फटाफट इसको। थियोक्रेसी को CYACROHET बोला जा रहा है। तो मित्रों यहाँ पे गौर करो क्या हो रहा है, बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आसान सा और प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे मित्रों गौर करो क्या हो रहा है, मैं कह सकता हूँ THE, ये जो शुरुआत के 3 अक्षर हैं ये यहाँ पे लास्ट के 3 अक्षर बन चुके हैं और इनको हमने आगे पीछे जंबल फॉर्म में रखा हुआ है। यानी कि THE को मैं क्या लिख रहा हूं, THE को मैं HET लिख रहा हूं साहब, HET। तो एक बात बताओ बच्चा लोग, यहां का जो शुरुआत है REL जो है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग EL और R ही तो लिख रहे होंगे, और ये कहाँ आ रहा होगा? बिल्कुल लास्ट में आ रहा होगा। और लास्ट में ELR देखिए, चेक करिए किसके पास है, ELR यहाँ पर है मित्र और ELR यहाँ पर है। तो ऑप्शन 2 या 4 में से हम लोग का कोई विकल्प हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बंधु, यहाँ पे गौर करिए, लास्ट में थियोक्रेसी का लास्ट 3 जो वर्ण है ACY वो यहाँ पर लिखे हैं आगे और पीछे फॉर्म में। ACY को बच्चा लोग मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे गौर करिए, ACY को हम लोग लिख रहे हैं CYA। तो मित्रों यहाँ पे एक बात बताओ, ONS को मैं क्या लिखूंगा? तो आप यहाँ पे अच्छे से बच्चा लोग गौर करिए, यहाँ पे CY को CY लिख रहे थे, लास्ट के N और S है। तो शुरुआत में बच्चा एक बात बताओ, N, S और O ये होना चाहिए कि नहीं? ठीक है भाई, हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट के 3 और शुरुआत के 3 को मैंने यहाँ पे चेक किया है। तो शुरुआत में NSO आना चाहिए, लास्ट में ELR आना चाहिए। तो गौर करिए NSO किसी में है क्या? जी हाँ, NSO यहाँ पर है और लास्ट में ELR है। तो आपका विकल्प बच्चा लोग कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब देखो एनालॉगी का एक छोटा सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है।
बोल रहा है नाटक का जो संबंध निर्देशक से है उसी प्रकार समाचार पत्र का संबंध किससे है। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो सभी लोग का उत्तर आने लगा है और सबका उत्तर आना भी चाहिए। समाचार पत्र का वही संबंध किससे है मित्रों? संपादक से। जिस प्रकार नाटक का संबंध निर्देशक से है, यानी कि नाटक को निर्माण या नाटक का निर्माता कौन है? निर्देशक। उसी प्रकार समाचार पत्र ये देन किनकी होती है? संपादक की होती है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए एक एनालॉगी का छोटा सा और धमाकेदार क्वेश्चन है। लेवल अच्छा था पिछले साल एमटीएस के पेपर का, तो यहाँ पे रीजनिंग आपको बहुत अच्छी दिखाई देने को मिलेगी। तो बच्चा लोग यहाँ पे गौर करो, कुछ खेल चल रहा है, यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ डी का कोड है 4 और वी का कोड है 22, और इनका अगर मैं योग कर देता हूँ मित्रों तो क्या आ जाता है? 22 और 4 कितना बन जाता है? 26। ठीक है, यहाँ पे जी का कोड है 7 और यू का कोड है 21। मैं 7 और 21 को जोड़ देता हूँ तो बच्चा लोग मेरे पास क्या जवाब आ जाता है? 28। ठीक है, जे का कोड है बच्चा लोग 10 और पी का है 16। 16 और 10 को मैं फिर से जोड़ता हूं तो जवाब क्या आ रहा है? 26। एम का कोड है 13 और ओ का है 15। मैं इनका योग करता हूं मित्रों तो फिर से जवाब आ जाता है कितना? 28। तो यहाँ पे साहब गौर करिए 26, 26, 28 और 28, यानी कि यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का कोड 2 है। 26 करने के लिए मुझे यहाँ पे 24 जोड़ना पड़ेगा बच्चा लोग, और 24 कोड किसका है? एक्स का। लेकिन एक्स से तो ऑप्शन 2, 3 और 4 सभी आ रहे हैं। तो दूसरा देखिए एफ कोड है 6, यहाँ पे 28 बन रहा था, तो अब इसको 28 बनाने के लिए यहाँ पे मुझे 22 जोड़ना पड़ेगा, और 22 कोड किसका है मित्र? वी का। तो एक्स और वी अगर कोई आपका ऑप्शन है तो वही आपका सही उत्तर होगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा बच्चा लोग? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और सही उत्तर क्या होगा? एक्स, वी, पी और एन। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिर से एनालॉजी का एक छोटा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है पेंटिंग का जो संबंध कैनवास से है, इंद्रधनुष का वही संबंध किससे है? तो बहुत ही सरल सा और आसान सा प्रश्न है बच्चा लोग, यहाँ पे गौर करो। पेंटिंग का जो संबंध कैनवास से है, इंद्रधनुष का वही संबंध बच्चा लोग किससे है? आकाश से। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गौर करिए। आपसे कहा जा रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को CMOQVERT के रूप में लिखा जा रहा है, उसी भाषा में लैंग्वेज को क्या लिखेंगे? तो बच्चा लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, कुछ चीजें मेरे साथ एनालिसिस करते चलो। एक बात बताइए, यहाँ पे CMO लिखा है और यहाँ पे COM लिखा है। एक बात बताना, C का कोड है 3, O का है 15 और M का है 13। यहाँ पे है 3, 13 और 15। एक बात बताइए आप सभी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ यहाँ पे 3, 15 और 13 था और यहाँ पे 3, 13 और 15 है, यानी कि इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं शुरुआत के 3 को। तो एक बात बताइए, LAN लिखा हुआ है, इसको अगर मैं आरोही क्रम में लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा A, L और N। क्या ALN से कोई ऑप्शन आपका शुरू हो रहा है? ALN से? जी हाँ, विकल्प नंबर 2। अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन को और एनालिसिस कर लेते हैं। TER भी यहाँ पे बच्चा लोग लिखा है, गौर करना। TER यहाँ पे 20, 5 और 18। यहाँ पे लास्ट में आइए बच्चा लोग 5, 18 और 20, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ लास्ट के 3 जो है वर्ण इनको भी आरोही क्रम में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे A, G और E जो है ये ऐसे लिखा होना चाहिए, A, E और G। तो आपका बिल्कुल परफेक्टली उत्तर बच्चा लोग कौन सा आ जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये आया एक अच्छा सा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। आपको यहाँ पे 7 लोग दिए जा रहे हैं और इनको अरेंज करना है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 लड़कियां मोनिका, प्रीति, आभा और राजीव, ठीक है, तथा 3 लड़के हर्ष, पुनीत और सुशांत। ठीक है, उत्तर की ओर एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि कोई भी 2 लड़कियां पड़ोसी नहीं है, मतलब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठी हैं। ठीक है, मोनिका हर्ष के निकटतम बाएं हैं लेकिन सुशांत के निकटस्थ नहीं है। ठीक है, आभा पुनीत के निकटतम दाएं हैं लेकिन किसी एक छोर पर नहीं बैठी है। हर्ष और पुनीत राजी के पड़ोसी है। अच्छा बच्चा लोग यहाँ पे गौर करो, मैं कह सकता हूँ 7 लोग हैं, ये उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब कौन कहाँ कैसे बैठा है उसको हम लोग अरेंज करने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे बच्चा लोग गौर करो, पहला कह रहा है मोनिका हर्ष के निकटतम बाएं हैं। मान लो अगर मैं मोनिका को यहाँ पे बैठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चेक करते चलते हैं। अगर मोनिका यहाँ पर है तो हर्ष का प्लेस यही हो जाएगा बच्चा। ठीक है, हर्ष का प्लेस ये हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? हर्ष और पुनीत राजी के पड़ोसी है। हर्ष और पुनीत राजी के पड़ोसी है, तो यहाँ पे राजी हो जाएगा। ठीक है,
और इनका पड़ोसी यहाँ पे कौन आ जाएगा, पुनीत। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आभा पुनीत के निकटतम दाएं हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्लेस है वो आभा का हो जाएगा बंधु। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला जा रहा है। मोनिका हर्ष के निकटतम बाएं है लेकिन सुशांत के निकटस्थ नहीं है, तो अब सुशांत यहाँ पे लास्ट में दो जगह कहीं पर हो सकता है। और देखते क्या बोला जा रहा है। आभा पुनीत के निकटतम दाएं है, आभा जो है पुनीत के निकटतम दाएं है लेकिन किसी एक छोर पर नहीं बैठी है। ठीक है, आभा किसी भी छोर पर नहीं है। हर्ष और पुनीत राजी के पड़ोसी हैं। ठीक है, अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मित्रों गौर करो, आभा जो है वो एक फीमेल है। ठीक है, आभा फीमेल है, तो अब इससे जो इसके जो नेक्स्ट बैठेगा वो कोई ना कोई मेल ही बैठेगा। तो यहाँ पे देखो कोई मेल बच रहा है क्या, हर्ष और पुनीत हो चुका, तो यहाँ पे एक मेल बैठ रहा होगा कौन, सुशांत। तो आभा के बगल में यहाँ पे सुशांत बैठ रहा होगा और एक फीमेल कैंडिडेट कोई बच रही है, मोनिका हो गया है, प्रीति बच रही है, तो यहाँ लास्ट में कौन हो गया बच्चा लोग, प्रीति। ठीक है, तो ये पूरा आपका सेटअप हो चुका है। 7 लोग इस अवस्था में बैठे होंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो मित्रों कौन बैठा है अंतिम दाएं छोर पर, प्रीति। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। अब देखो बहुत ही मतलब टैकल करने वाला क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन टाइम बम की तरह है। ठीक है, एग्जाम के हॉल में मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, ये आपका टाइम बहुत ही अच्छी तरह से कंज्यूम कर ले जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर ले जाएगा। यहाँ पे बच्चा गौर करना, यहाँ पे ट्रिब्यूट से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में फिर से देखिए ट्रिब्यूट आ जा रहा है। एक बात बताना, यहाँ पे शुरुआत के ये 3 वर्ण देखिए, आर बी और टी, आर बी और टी। मैं कह सकता हूँ यहाँ का दूसरा, चौथा और छठवां वर्ण जो है आर बी और टी, यहाँ पे आर जो है, बी है और टी है, इन 3 वर्ण को उठा के मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दिया है, आर बी टी। ठीक है, अच्छा गौर करिए, यहाँ का दूसरा, चौथा और छठवां यानी कि बी ई और आई, इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो अब अगला वर्ण जो आ रहा होगा मित्रों, तो गौर करो, अगला जो वर्ण होगा दूसरा, चौथा और छठवां यानी कि ई टी टी, इससे शुरुआत हो रही होगी। क्लियर हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा, चौथा और छठवां वर्ण को शुरुआत में रख के इस सेंटेंस की यानी कि वर्ड की शुरुआत कर रहे हैं। तो ईटीटी से शुरुआत होना चाहिए। अब देखिए ईटीटी कोई विकल्प है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। एक सरल सा क्वेश्चन है लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको ज्यादा अगर आप देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम में क्या है, अगर ये एक बार में आ जा रहा है तो आ जा रहा है, नहीं तो आजकल बच्चे यही कह रहे हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग जो भी आ रही है हम लोग स्किप करके ही आ रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि कुछ नए पैटर्न टाइप के आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन जो आपको अब टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब देखिए फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का इजी सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, बताइए उत्तर क्या हो रहा है। जितने भी मित्र और बंधु बने हैं, जितने भी मित्र लोग अभी बने मेरे साथ, इसका उत्तर बताइए। यहाँ पे गौर करो बच्चा लोग, बहुत ही सरल सा और इजी सा प्रश्न है। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में स्नेक को 15 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताना, SNAKE कितने वर्ड हैं, 5। साहब 5 से 15 बनना है, मैं कह सकता हूं कितने का गुणा कर दूं, 3, 15। डोनेशन कितने यहाँ पे वर्ड हैं बच्चा लोग, 8। तो यहाँ पर 3 का गुणा, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा, तो 8 3 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 24। अब बताओ 24 है क्या विकल्प में, पहला। एक सरल सा सवाल। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। क्या बोला जा रहा है, यदि चिन्ह प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। और इस तरह के प्रश्न देखिए हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले विकल्प को लेकर चलना पसंद करेंगे, पहला विकल्प लेके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर सही होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज देखा जाएगा। यहाँ पे क्या है बच्चा लोग, 15 - 9, प्लस को क्या करना है, मल्टीपल करना है, और मल्टीपल को क्या करना है, प्लस करना है, और इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 5। तो बॉडमास का नियम है, यहाँ पे 9 दूना हो जाएगा 18 - 15 और प्लस 6। तो 15 और 6 मित्रों यहाँ पे हो जाएगा कितना, 21 और -18। तो यहाँ पे साहब आपका आ रहा है रिजल्ट 3, चाहिए मुझे 5, ये तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा भी हम लोग एक बार चेक करके देख ले फटाफट, देखते हैं क्या हो रहा है। 12 प्लस को गुणा कर देना है, भाग भागी रहेगा, और गुणा को प्लस कर देना, और रिजल्ट कितना आना चाहिए, 9। तो यहाँ पे साहब गौर करो, 12 × 3/6 + 3। तो यहाँ पे साहब 6 दूना 12 और 3 दूना 6 + 3,
क्या मुझे 9 मिल रहा है? जी हाँ, 9 इक्वल्स टू 9, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा बच्चा? लो ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब देखो नंबर सीरीज का एक छोटा सा और धमाकेदार क्वेश्चन, और मैंने पहले ही बताया है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे, तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। बताइए उत्तर क्या है, जितने भी मित्र लोग हैं फटाफट बताओ उत्तर क्या है भाई, जितने भी लोग बने अभी। तो गौर करिए, बहुत ही इजी सा और सरल सा सवाल है। बच्चा लोग एक बात बताओ, 4 से 9 बनना है, मैं कह सकता हूँ 4 दूना कितना होगा? 8 और +1 9 बन जाएगा। 9 से 20 बनना है बच्चा, मैं ये कह सकता हूँ 9 दूना 18 और +2 20। 20 से 43 यानी 43 बनना, मैं कह सकता हूँ 20 दूना 40 और 40 + 3 मैं कर देता हूँ तो कितना हो जाता है? 43। आगे क्या करना है बच्चा लोग? 43 गुणे 2 करना है, तो जवाब कितना आ जाएगा मेरा? 86। और कितना जोड़ना है? 4, और 86 में 4 जोड़ूंगा तो जवाब कितना आ जाएगा मित्रों? 90। अब बताओ 90 ऑप्शन है क्या? कौन सा सही है? विकल्प नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखो स्लॉक्स आ गया भाई, फटाफट उत्तर का जवाब दीजिए जितने भी मित्र लोग बने हैं। प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपका ऑप्शन आ रहा है जितने भी लोग अभी बने हैं। चलिए क्या कह रहा है कथन में आपसे? कह रहा है सभी तालाब झील है। तो सभी तालाब जो है मित्रों क्या है? सभी तालाब जो है झील है साहब। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कोई नदी तालाब नहीं है, कोई भी नदी जो है साहब वो तालाब नहीं है। ठीक है, तो नदी और तालाब जो है ये डायरेक्टली निगेटिव रिलेशन प्ले करेंगे। ठीक है, कि कोई भी नदी जो है वो तालाब नहीं है। निष्कर्ष क्या है साहब? देखते हैं, कुछ नदियां झील नहीं है, कुछ नदियां झील नहीं है। भाई साहब ये देखो नदी और झील, ये तो सरासर गलत बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कोई नदी झील नहीं है, नदी यहाँ पर है, झील यहाँ पर है, कोई नदी झील नहीं है। तो यहाँ पे गौर करिए, इसके बारे में डेटा उपलब्ध भी नहीं है आपको, डेटा नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आगे गौर करो, कुछ नदियां झीलें हैं, कुछ नदियां झीलें हैं, इसके बारे में भी डेटा उपलब्ध नहीं है बच्चा। ठीक है, तो अब गौर करो, यहाँ पे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, नदी झील, नदी और झील, आपके पास वेरिएबल्स भी सेम है। कहीं पे क्या ये आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है क्या मित्र? ठीक है, आइदर और का कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है। अब बताइए 2 और 3 कहीं आइदर और में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन 2। या तो निष्कर्ष 2 या 3 अनुसरण करता है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा मित्र? यहाँ पे दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखो फिर से नंबर सीरीज आप लोग के लिए आ चुका है, और फटाफट इस ऑप्शन को हल करिए। बहुत ही ईजी पैटर्न आ चुका है, बहुत ही ईजी पैटर्न, और क्लासों में आपने बहुत बार इसको रिवाइज किया है मेरे साथ। यहाँ पे गौर करो मित्रों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं कह सकता हूँ अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। 210 से 217 +7, आगे बढ़ जाइए 217 से 228 मैं कह सकता हूँ +11। ठीक है, तो यहाँ पे 7 4 11 +4 और जोड़ दीजिए तो 15 कर लीजिए। 228 में आप 15 जोड़ते हो क्या? 243, 243। क्या ये विकल्प में है क्या आपके? क्या ये विकल्प में है क्या? 243, जी हाँ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। अल्टरनेट पैटर्न का एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर था। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब देखो इजी सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 से हम लोग चेक करना शुरू करें। ऑप्शन नंबर 4 से यहाँ पे देखते हैं, 12 + 6 × 4, माइनस को भाग कर देना है, माइनस को भाग कर देना है, और भाग को क्या कर देना है? माइनस, और इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए मित्र? 5। तो चेक करते देखते हैं यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 12 + 6 × 4/6 और -3। तो बच्चे यहाँ पे गौर करो, ये से ये तो गया, तो 12 और यहाँ पे × 4 -3, तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये 5 तो बनने से रहा, तो ये ऑप्शन तो चौथा तो आपका बनेगा नहीं। ऑप्शन फर्स्ट चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 / 6 × 4 -6, और यहाँ पे जो डिवाइड का चिन्ह है इसको प्लस करके 3 कर देना, और रिजल्ट कितना चाहिए बच्चा लोग? 5। तो चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉड मास का रूल लगता है, डिवाइड आप करेंगे तो 6 दूना 12, 2 × 4 -6 + 3, और रिजल्ट चाहिए 5। देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो 4 दूना 8 -6 + 3, तो 8 और 3 11, और 11 में से आप 6 घटाते हो तो जवाब कितना आ जाता है बच्चा? 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। कौन सा विकल्प सही है? पहला।
ठीक है। अब पहले ये बता दीजिए जितने भी मित्र लोग बने हैं 15 क्वेश्चन तक बच्चा लोग हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन तक कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा सेशन। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। फिर से देखो कोडिंग डिकोडिंग आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, और बहुत ही अच्छा और तगड़ा क्वेश्चन है, हल करो, हल करिए। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन बताइए। देखो बच्चा लोग क्या हो रहा है, मार्क को 16 लिखा जा रहा है, तो एक बात बताना, MAR और K, इसका अगर मैं कोड लिख रहा हूं बच्चा, एक बात बताना, मार्क को 16 बनाना है, मैं इसके कोड्स लिख रहा हूं, M को 13, A का कोड 1, R का 18 और K का 11। तो सबसे पहले एक बात बताना, इसको मुझे 16 बनाना बच्चा, मैं क्या करूं, एक बात बताओ। मैं इसको अगर यूनिट डिजिट मेथड से ब्रेक करता हूं तो 3 और 1 4, 1 8 और 1 9, 1 और 1 2। तो गौर करिए 9 और 1 10, 10 4 14 और 2 16, क्या ये 16 बन रहा है क्या? हाँ, इन सबका यूनिट डिजिट के बाद आपने योग कर दिया तो 16 बन रहा है। BEAK ये 10 बनना चाहिए, तो B का कोड है 2, E का कोड है 5, A का कोड है 1, K का कोड है 11, जो बन जाएगा आगे जाके 2। तो इनका आपको पूरा योग करना है, तो 5 2 7 2 9 और 1 10। जी हाँ, बन रहा है, सारे पैटर्न काम कर रहे हैं। तो पिकल पूछा जा रहा है बच्चा, P का कोड हो जाएगा 16, I का हो जाएगा 9, C का है 3, K का 11 है, L का 12 है और E का 5। इनको यूनिट डिजिट में बच्चा लोग ब्रेक करना है, तो 6, ये 16 किस में टूट जाएगा, ये बन जाएगा कितना 7 9 3, ये 1 और 1 2 बन जाएंगे, ये 12, 1 और 2 3 बन जाएगा और ये 5। तो साहब गौर करिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 3 8 2 10, 10 9 19, 19 और 3 22, 22 और 7 कितना बन जाएगा बच्चा 29। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब देखो आगे अच्छा क्वेश्चन समुच्चय का, हल करो फटाफट, जितने भी लोग हो हल करो भाई फटाफट, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 समुच्चय सेट का एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एनालॉजी से रिलेटेड। देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बात बताइए, 11 और 19 की सहायता से 240 बन रहे होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। अब यहाँ पे गौर करिए, दोनों ये 240 बड़ा अंक है, तो मैं कह सकता हूँ 19 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 361 आ जाता है, और 11 का स्क्वायर कर दूँ तो 121 आ जाता है। इनको घटा लो, देखो 240 बन रहा है क्या? जी हाँ, बन गया भाई। यानी कि क्या हो रहा है, इनका स्क्वायर करिए और घटा दीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे गौर करो, मैं ऑप्शन नंबर 2 देख लेता हूँ। 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को अगर मैं घटा लेता हूँ बच्चा, तो एक बात बताओ, 80 बन रहा है क्या? 80 बन रहा है क्या? बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है मित्र? दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब देखो सरल सा क्वेश्चन, हल करिए फटाफट इसको, देखिए क्या उत्तर आ रहा है। आज का सेशन थोड़ा सा लॉन्ग होने भी वाला है, क्योंकि इसके बाद 25 क्वेश्चन जीएस के भी हम लोग आज देखेंगे। फिलहाल आ जाइए क्वेश्चन पे। 6 लोग हैं, PQRS T और U, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, और देखते हैं क्या क्या सेटलमेंट है। बच्चा पहले एक बात बताओ, कह रहा है U S और P के निकटतम है। ठीक है, U जो है S और P के निकटतम है, मैं ये लिख सकता हूँ, U जो है S और P कौन कहाँ है अभी क्लियर नहीं है, निकटतम है। ठीक है, P Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, P जो है Q के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो Q अगर यहाँ पे रख दूं तो P यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से S का काम खत्म, अब यहाँ से S का काम खत्म, और यहाँ से P का काम खत्म। ठीक है, अब आगे गौर करो क्या कर रहा है, P Q के बाएं दूसरे स्थान, Q अंतिम छोर पर है। तो बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं, और Q अंतिम छोर पर आपको ऑलरेडी आ चुका है। ओवरऑल यहाँ पे 6 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है Q अगर अंतिम छोर पर है, एक व्यक्ति यहाँ पे एक्स्ट्रा बैठेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, P Q के बाएं दूसरे स्थान, Q अंतिम छोर है, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बच्चा कौन है? S। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब देखो फिर से स्लॉग्स आ चुका है आप लोग के लिए। क्या बोल रहा है मित्रों, यहाँ पे कह रहा है कुछ छात्र जो है विद्वान है। ठीक है, कुछ छात्र जो है बच्चा वो विद्वान है। ठीक है, तो ऐसा ही डायग्राम आप लोग बना रहे होंगे मेरे साथ, उम्मीद कर रहा हूं मैं। कुछ छात्र विद्वान हैं। अगला क्या कह रहा है, कुछ विद्वान लड़कियां हैं। अरे वाह, कुछ विद्वान जो हैं वो लड़कियां हैं। ठीक है, आगे लड़कियां हैं, सभी लड़कियां जो है साक्षर है। अच्छा, सभी लड़कियां जो है साहब वो क्या है? साक्षर है। ठीक है, एजुकेटेड है, सभी लड़कियां साक्षर है। तो ऐसा प्रॉपर डायग्राम आपको बन गया होगा। देखते हैं क्या है। पहला निष्कर्ष, कुछ छात्र लड़कियां हैं। कुछ छात्र लड़कियां हैं, नहीं, ये तो बात गलत है बच्चा। ठीक है, डेटा नहीं है और ये पूरा गलत है। आगे, कुछ विद्वान
कुछ विद्वान साक्षर है, कुछ विद्वान साक्षर है, जी हाँ, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए, कुछ साक्षर के छात्र होने की संभावना है, कुछ साक्षर के छात्र होने की संभावना है। गौर की छात्र यहाँ पर, साक्षर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं और डेटा उपलब्ध नहीं है, तो हम संभावना लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वेन डायग्राम का एक छोटा सवाल, फटाफट अपने ऑप्शन चुनिए, फटाफट अपने ऑप्शन चुनिए सभी लोग। आपके शब्द हैं ईंट, कमरे की दीवार और घर। ठीक है, तो बच्चा लोग यहाँ पे एक बात गौर करो, जो कमरे की दीवार है ये तो पूरी तरह से ईंट से ही बना होगा। ठीक है, कमरे की दीवार जो है वो तो पूरी तरह से ईंट से ही बना होगा, तो यहाँ पे एक परफेक्टली ऑप्शन आपका यही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। और घर जो है, मतलब कमरे की दीवार और ईंट, इनसे मिलकर जो आपका घर बन रहा होगा, घर का कुछ पार्ट, और घर जो है वो आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ही परफेक्ट बन रहा है इस वेन डायग्राम को सही बताने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से शुरू होता है आपका नॉन वर्बल, और बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन चुनिए फटाफट सभी, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। आपको पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगा, तो यानी कि यहाँ पे आगे आने वाला आपको आकृति ज्ञात करना है। तो बच्चा लोग यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ गौर करना, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक बात गौर करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वस्तु यहाँ पर है वो अगले नेक्स्ट आकृति में यहाँ पे जा रही, यानी कि एस अभी अगर यहाँ पे है, मैं कह सकता हूँ अगली आकृति में एस जो है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ गौर करिए, जो भी वस्तु यहाँ पर है अगली आकृति में यहाँ पे जा रहा है, तो ये जो आपको वाई शेप जैसा है ये यहाँ पे चला जाएगा ना, तो मैं कह सकता हूँ ये वाली आकृति यहाँ पे कहीं आ रही होगी। ठीक है, अगला एक और चीज़ देखते हैं, कोई और हिंट हमें मिल जाए। यहाँ पे जो कॉर्नर में है, यहाँ पे जो कॉर्नर में है, गौर करिए वो क्या हो रहा है, यहाँ कॉर्नर में आ रहा है, यानी कि ये जो है ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक चिन्ह ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब ढूंढिए ऐसा कोई आपका ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए हल करिए, पेपर कटिंग से रिलेटेड छोटा सवाल आप लोग के लिए है, हल करिए सभी लोग। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पेपर को मोड़ा गया है और मोड़ने के बाद यहाँ पे देखो हल्का सा कट किया गया, तो यहाँ पे अगर कट है बच्चा तो एक बात बताना, यहाँ पर भी कट होगा, यहाँ पर भी कट होगा ना जब ये खुलेगा। ठीक है, ये जो आकृति है, ये जो आकृति है यहाँ पे, ये आकृति आपकी यहाँ पर बनेगी, इस प्रकार से कुछ बनेगी। ठीक है, और ये जब ओपन अप होकर आपके पास आएगा तो गौर करिए ये आपका ये जो है ये कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा, और यहाँ पे ये इस प्रकार से कुछ बना होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर 1, पेपर कटने और खुलने के बाद ऑप्शन नंबर 1 की भांति दिखाई देगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, हल करिए फटाफट सभी। 23वां, देखो सरल सा उत्तर है, सरल सा ऑप्शन है, यहाँ पे गौर करिए ऑप्शन कौन सा सही होगा मित्र, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक वाले आकृति को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। फटाफट देखिए, नॉन वर्बल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, हल करिए फटाफट कौन सा सही है यहाँ पे। तो बच्चा लोग यहाँ पे गौर करो, एक बहुत ही सरल सा और इजी सा ऑप्शन आपको मिल चुका है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। ये जो आकृति है यहाँ पे गौर करिए, यहाँ से लेकर ये जा रही है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट बन चुका है, तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चा, दूसरा। चलिए बढ़ जाते हैं रीजनिंग चैप्टर में, रीजनिंग सेशन के आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसके बाद आपका जीएस का सेगमेंट शुरू होने वाला है, थोड़ा सा सेशन आज लॉन्ग रहेगा, देखते हैं जीएस के भी क्वेश्चन कैसे थे। चलिए, दर्पण प्रतिबिंब का एक छोटा सवाल है, क्या कह रहा है, आकृति एक्स की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, यानी कि आपका मिरर यहाँ पे लगा होगा मित्र। अब दर्पण का एक रूल है, पास की प्रतिबिंब पास में, दूर का प्रतिबिंब दूर में, तो एक बात बताइए इसको कौन सा अच्छे से वेरीफाई कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा, तो कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे, चौथा। ठीक है, चलिए पहले आप सभी लोग जितने भी मित्र लोग बने हैं, सबसे पहले तो एक बात गौर करिएगा, 25 सवाल हम लोग ने अभी बंधुओं रीजनिंग सेक्शन में देखे, तो रीजनिंग सेक्शन में आपके कितने थे मार्क्स, कितने आपके प्रश्न सही बने हैं, कितने आपको प्रॉपरली अच्छे से आ गए हैं, इसका तो आप अलग से जवाब देंगे।
ठीक है। अब हम लोग एक्स्ट्रा इस बार लर्निंग के पर्पज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये बात गौर करिएगा, सिर्फ लर्निंग के पर्पज से मैं एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य लर्निंग है, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उस प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएस सेक्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के थे, जीएस के क्या क्या प्रश्न आए थे, क्या क्या पूछा गया था, उन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, एक छोटा सा और सरल सा सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है और यहां से शुरू होता है आपका जीएस का सेगमेंट। तो मित्रों यहां पे गौर करो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक पूछा जा रहा है बच्चा। तो गौर करो, विकल्प है मेथेनॉल, मीथेन, इथेन और इथेनॉल। तो आप सब लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हो और सबसे आसान और सटीक उत्तर, सही उत्तर यहाँ पे कौन सा है, मीथेन। विकल्प कौन सा सही है बच्चा, दूसरा। देखते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आपको बताया जा रहा है, प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें मुख्य रूप से मीथेन, इथेन और प्रोपेन पाए जाते हैं, ठीक है। और मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का लगभग 98% मिश्रण है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शन था, जितने भी आपके पास रिलेटेड जानकारी थी, वो आपको मैंने दे दी है, बाकी आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। प्रश्न अगला आपसे पूछा जा रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है साहब, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके साइट्रिक अम्ल, सिरका अम्ल, टार्टरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो गौर करो मित्रों, यहाँ पे आप अच्छे से जानते हो सिरका की बात की जा रही है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, लेकिन ऐसा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल, दूसरा, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिरका में आमतौर मात्रा में 5 से 8% तक एसिटिक एसिड पाया जाता है। देखिए जो मैंने अभी बात करी थी, सिरका एक खट्टा तरल पदार्थ है जो पतला अल्कोहल तरल पदार्थों के किण्वन द्वारा एसिटिक अम्ल युक्त तरल में बनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब देखिए एक नॉर्मल सा जीएस का क्वेश्चन कह रहा है, लाल देद लालेश्वरी 14वीं शताब्दी की एक महिला संत, सबसे शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध कहाँ की कवयित्री थी, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित थी, किस जगह से, ऑप्शन है आपके कश्मीरी, बंगाली, पंजाबी और तमिल। तो गौर करो बच्चा लोग, यहाँ पे जो लाल देद और लालेश्वरी ये जो नाम लिया जा रहा है ना, ये साहब फेमस थे कश्मीर में, ठीक है। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आपको बताया जा रहा है। 14वीं शताब्दी की एक महिला संत लाल देद प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री में से एक है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। यहाँ पे एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पे गौर करो, क्वेश्चन पुराना हो चुका है लेकिन देख लेते हैं, पेपर में तब था पिछले साल। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो साहब आपके विकल्प है हेमांग अमीन, संतोष रंगनेकर, राहुल जौहरी और सुंदर रमन। तो सही आपका विकल्प कौन सा है बच्चा, यहाँ पे हेमांग अमीन, ठीक है। हेमांग अमीन को 2020 में बीसीसीआई का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्या कह रहा है आपको, भारत ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ईपीआई 2020 के 12वें संस्करण में कौन सी रैंक हासिल की है, जिसने 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन को नापा था। तो साहब 2020 में ये जो आपका रैंकिंग हुआ था, तब की अगर हम लोग बात करें तो साहब तब के हिसाब से जो अपना ऑप्शन है वो ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है। तब भारत को कौन सा रैंक मिला था, 168वां, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे गौर करिए बच्चा लोग, सबसे पहले 2022 के पर्पस से हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ईपीआई में पर्यावरण प्रदर्शन के लिए भारत को सबसे निचला स्थान इस बार दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सूचकांक जो है ईपीआई, ये सूचकांक सबसे पहले कब प्रदर्शित हुआ था, 2002 में। तो ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी पुस्तक के लेखक हैं। तो बच्चा यहाँ पे बुक एंड ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, तो गौर करो बच्चा, यहाँ पे आपके ऑप्शन है फेडरिक टुटेन, फरीद जकारिया, डेनियल वुड्रेल और फकीर हसन। तो मित्रों यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है वो कौन है, फकीर हसन, ठीक है। यहाँ पे फकीर हसन जो है साहब, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। इसे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रस्तुत किया गया था और इस पुस्तक का जो विमोचन है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था साहब, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
केंद्रीय बजट 2020-21 ने डैश रुपए प्रति जमाकर्ता को बैंक जमा के लिए जमा बीमाकृत राशि में वृद्धि की है। तो साहब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक संस्थान है DICG और C, ठीक है। तो पहले जो था, ये पहले जो नियम के अनुसार इसकी न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपए थी, लेकिन हाल ही में DICGC द्वारा इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख ले क्या क्या बोला जा रहा है। भारतीय केंद्रीय बजट 2020-21 ने घोषणा की कि DICGC को जमा बीमाकृत राशि को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है, जून 2020 में शुरू किया गया ट्यूलिप प्रोग्राम किसकी संयुक्त पहल है, ठीक है। तो गौर करिए, एक समय में बहुत ही अच्छा चर्चित प्रोग्राम था। तो गौर करिए यहाँ पे MHRD और MOHUA यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो विकल्प कौन सा सही होगा, चौथा। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या और बताया जा रहा है। ट्यूलिप प्रोग्राम सन 2020 जून में शुरू किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय और AICTE द्वारा यहाँ शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये भी देख लीजिए कि ट्यूलिप प्रोग्राम में क्या क्या होता है। ट्यूलिप प्रोग्राम जो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो सभी शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। जो इंटर्नशिप है उसके अवसर प्रदान करेगा क्या, ट्यूलिप प्रोग्राम, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। काकीनाडा से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। काकीनाडा जिसे भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त है, कहां पर स्थित है। तो मित्रों मैं पहले बता दूं, इसमें आपके पास जो ये 4 ऑप्शंस है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। तो बहुत ही चर्चित जगह है काकीनाडा, बहुत ही हॉट स्पॉट आप कह सकते हो, यानी कि भारत में जो गैस पाइपलाइन नेटवर्क से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो ये कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये 1460 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और मैं बता दूं ये आंध्र प्रदेश से गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। गुजरात में एक जगह है भरूच, यहां तक जाती है और इसकी कुल लंबाई जो है 1460 किलोमीटर है, ठीक है। देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। काकीनाडा भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में विशेष स्थान प्राप्त है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से निकलकर गुजरात के भरूच तक 1460 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। छोटा सा और सरल सा क्वेश्चन, बहुत ही बार आपने पढ़ा है इस क्वेश्चन को। क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो साहब इसका आपके देखिए यहाँ पे आपके विकल्प हैं, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। तो सही आपका ऑप्शन कौन सा है मित्र, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है साहब वो 32 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। गौर करिए, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ की आधिकारिक जो लैंग्वेज है वो साहब मलयालम है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक और चीज जानते हैं, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो साहब कावरती है, ठीक है। और मलयालम भाषा में, मलयाली में लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप होता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अब देखो अंडमान और निकोबार से संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल है। आपके विकल्प है 472, 372, 572 और 672। तो साहब बहुत ही सरल सा और इजी सा सवाल है, इसका सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कितने द्वीप लगभग शामिल है अंडमान निकोबार में, 572 द्वीप लगभग शामिल है बच्चा लोग, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के जंक्शन पर स्थित है, ठीक है। 6 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं। 6 डिग्री चैनल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ये स्थित है, ठीक है। डंकन पैसेज की बात की गई है। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अब देखो पॉलिटी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछ रहा है, आर्टिकल 76 पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। बहुत ही बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो आप जानते हो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 से
रिलेटेड है, ठीक है। और भारत का न्यायवादी, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। और भारत के ये कानूनी सलाहकार होते हैं। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बताया जा रहा है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। यहाँ भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार है, ठीक है। तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन मैंने बता दी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो बच्चा लोग यहाँ पे आपके विकल्प है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो गौर करिए, सबसे पहले जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे साहब, ये पाली भाषा में लिखे गए थे, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों को 2 श्रेणियों में, पाली और अनुपाली में बांटा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। विकल्प है आपके याक्षम, चेराव, माच और थांगटा। तो बच्चा लोग, मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को मैं पहले बता दूं क्या बोला जाता है, चेराव बोला जाता है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और क्या क्या है। याक्षम की बात करेंगे बच्चा, याक्षम जो है ये देखो भूटान में एक भूटिया समुदाय है, उनके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। माच की बात करेंगे, माच जो है एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में मालवा में किया जाने वाला एक नृत्य है। और थांगटा की बात करेंगे, ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है, ठीक है। थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अब देखो कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एसएससी में, आप चेक कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो बिना विकल्प पढ़े ही आप डायरेक्ट ऑप्शन इसका बोल सकते हो। इसका सही उत्तर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि विकल्प कौन सा सही होगा बच्चा, दूसरा। देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक श्वसन के स्थल है। वे एटीपी के रूप में सेलुलर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिस वजह से इन्हें पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। यहाँ पे अब प्रश्न पूछा जा रहा है बाघ की गुफा, जो भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक अद्भुत अवशेष है, कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो अवशेष हैं इनकी ओवरऑल संख्या थी 9, जो अब कितने बचे हैं, 9 से अब ये बचे हैं 5, ठीक है। फिलहाल बाघ की गुफा की बात करते हैं, ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है बंधु मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अब इनकी संख्या बची है मात्र 5। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रारंभिक 9 गुफाओं में से केवल 5 ही अब हाल फिलहाल में विद्यमान है, ठीक है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था। तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आसानी से इसका उत्तर पकड़ लेंगे। ऑप्शन कौन सा, दूसरा। शेख सलीम चिश्ती की याद में, उनके सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, ठीक है। देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। यहाँ सूफी सन सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज थे, ठीक है। इतना ही डेटा आपको दिया गया है, बाकी आप इससे पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सिंधी कवि और लेखक वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान 2019 के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है बच्चा लोग। तो गौर करिए, सरस्वती सम्मान की बात हो रही है और सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, 1991 से हुई थी। ये गौर करिएगा, 1991 से ये दिया जाना शुरू हुआ था, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। सरस्वती सम्मान 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका शामिल रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। तो साहब यहाँ पे बहुत ही सरल और इजी सा क्वेश्चन है। 2020 का जो आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये रोहित शर्मा को दिया गया था, ठीक है। बहुत ही चर्चित प्रश्न था ये। और यहाँ पे आपके पास कुछ और भी बनते हैं। यहाँ पे गौर करिए, मनिका बत्रा के बारे में आपने सुना होगा। मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस फीमेल प्लेयर है। इनको टेबल टेनिस में पहली एक फीमेल प्लेयर है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था। और कौन से ऐसे पहले प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो आपके विश्वनाथन आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनको
उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। यह पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था। विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति थे और मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में पहली बार मिला है, ठीक है। और खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको मिल चुकी है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45वां क्वेश्चन जोग जलप्रपात से संबंधित है। पूछा जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साहब गौर करिए, जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, ठीक है। शरावती नदी का जल इस जलप्रपात का निर्माण करता है और यहीं पे गौर करिए, कर्नाटक के शिमोगा जिले में कुंचिकल जलप्रपात है जो 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जोग जलप्रपात से रिलेटेड। इसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बच्चा लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनका अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध के साथ शुक्र भी है जो जिनके उपग्रह नहीं है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। क्या पूछा जा रहा है? किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो बच्चा लोग गौर करो, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष की बात करोगे तो यहां पे राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु है, ठीक है। 25 वर्ष की बात आप करेंगे तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। अब देखते हैं इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बताया जा रहा है। 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के लिए है। वही बात जो अभी आपको बताई गई है। यहाँ पे 18 वर्ष की बात की जा रही है। मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जितने इंफॉर्मेशन थे आप देख चुके हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। अब देखिए फिर से पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यहां प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की कार्यभाषा यानी कि राजभाषा होगी? तो गौर करो बच्चा लोग, मैं पहले बता दूं, आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला कौन थी साहब? एनी बेसेंट थी। 1917 के अधिवेशन में ये चुनी गई थी, ठीक है। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। और सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की भी शुरुआत इन्होंने एनी बेसेंट ने की थी। इनकी 2 पत्रिकाएं बहुत फेमस हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछी जाती हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। 2 पत्रिकाएं हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी, पूछी जाती हैं। इंदिरा गांधी के बारे में आप जानते हैं, देश की प्रथम फीमेल प्रधानमंत्री है। सुचिता कृपलानी भी, इनके बारे में भी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? तो आपके विकल्प है डामर, एंथ्रेसाइट, डीजल और गैसोलीन। तो बहुत ही सरल सा विकल्प यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंथ्रेसाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अलग हो जाएगा। आप सभी जानते हैं एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले की सर्वोच्च श्रेणी है। यहाँ एक कठोर, भंगूर और काला चमकीला कोयला है जिसे अक्सर कठोर कोयला कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने गौर करिए बच्चा लोग, हम लोग ने क्या किए हैं, पहले तो 25 क्वेश्चन हम लोग ने रीजनिंग के देखे हैं और इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से 25 क्वेश्चन हम लोग ने जीएस के देखे हैं, ठीक है। आपके इन ओवरऑल 50 में कितने सवाल सही बने हैं इसके सेपरेट जवाब दीजिएगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में कितने आपके सही थे और जीएस के 25 क्वेश्चन में आपके कितने सवाल सही हैं ये जरूर बताइएगा, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा।
यहाँ पे कुछ अगर सुधार की गुंजाइश हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत सारी चीजें सीखनी है, सिखानी है और आगे एक साथ बढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रश्न डाउट में रह चुक गया है या कुछ समझ में नहीं आया तो उसको एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और ये आपको कॉन्सेप्ट रीजनिंग प्लस जीएस, इसका जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ओवरऑल 50 क्वेश्चन यानी कि आधा पेपर, ये कॉन्सेप्ट कैसा आपको लग रहा है ये जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।